हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी चैप्टर को हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। यही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो बच्चों, काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। कुछ भी टॉपिक्स हमारे बच गए हैं जो हमें आज कवर करने हैं। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। बाकी आगे फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और हमने बच्चों इन क्वेश्चंस को चैप्टर के जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनके बीच बीच में भी इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं। कुछ सेम किए हैं, कुछ इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन किए हैं। तो ये आप लोगों ने कर लिए होंगे खुद से ये सारे क्वेश्चंस। बाकी कुछ क्वेश्चंस ये थे, ये भी क्या है, जो चैप्टर के बीच में जो किए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है और कुछ उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इससे जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, इन क्वेश्चन से वो टॉपिक आपके रिवाइज हो गए होंगे। तो वो टॉपिक्स आप भूले नहीं होंगे। ठीक, आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। चलिए, फिर बात हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो हल्का सा एक इंट्रोडक्शन हमने इसका देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। चलिए, तो इसको डिटेल में आप डिस्कस करते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जैसे अभी हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि किसी एटम से, जैसे कि देखो, अब आयनाइजेशन एनर्जी से अगर हम इसको रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमको क्या पड़ता है, इजी पड़ता है। ठीक है, ज्यादा फिर हमें याद करना नहीं पड़ता। ठीक है, चलो, तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या पढ़ रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन है एक। ठीक है, इसको यहां से क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि जैसे हम बात करें कि मैंने हाथ में ये मार्कर या ये मार्कर पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस मार्कर को मेरे हाथ से रिमूव करना है ना, लेकिन मैंने तो इसको टाइटली पकड़ा हुआ है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे दूसरे हाथ को या कोई अगर अदर पर्सन को ये मार्कर चाहिए तो उसे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी से इसे खींचना पड़ेगा, है ना, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को इस शेल से रिमूव करने के लिए भी क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक, तो इसको रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी चाहिए होगी उसी को क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी। ये तो बात है आयनाइजेशन एनर्जी की। लेकिन अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। इस शेल में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यानी कि इस शेल में इलेक्ट्रॉन को भेजना है। तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए भी क्या एनर्जी चाहिए, बिल्कुल एनर्जी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये हाथ पहले से बंद है, इस हाथ में मुझे ये मार्कर रखना है, तो कैसे रखेंगे, एनर्जी चाहिए इस हाथ को खोलने के लिए और वापस में ये मार्कर रखने के लिए, है ना, एनर्जी तो चाहिए। ठीक, तो इस एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी भी क्या होगी, यहां से रिलीज होगी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं। ठीक है, यही तो हमने डिस्कस किया था। ठीक, यानी कि एनर्जी दोनों केसेस में होगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, दोनों में। ठीक, लेकिन एनर्जी की फॉर्म चेंज रहेगी। जैसे यहाँ पर क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी जब कोई गैसियस एटम एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन किसी गैसियस एनायन से। तो ये कोई गैसियस एटम किसी गैसियस एनायन से, अब एटम क्या होता है, एनायन क्या होता है, डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वही क्या कहलाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक, फॉर ऑल नॉन नोबल गैसेस एलिमेंट्स। अब इसको EA से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट है किलो जूल पर मोल। क्या है, किलो जूल पर मोल। जैसे सिंपली हमने कोई हमारे पास एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हमें इसको इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करवाना है, या हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो कैसा बन जाएगा, A नेगेटिव, और क्या रिलीज होगी यहाँ से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करना है, वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं।
although elements although electron affinity increases from left to right, यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं एक पीरियड में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड इज नॉट क्वाइट लीनियर, तो वेरिएशन क्या होता है, लीनियर नहीं होता। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, विच मोर रेडिली पुल्स न्यू इलेक्ट्रॉन इनवर्ड्स, जो ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। बेसिकली मतलब क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम जाते हैं एक पीरियड में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, और ज्यादा पुल करेगा, ठीक है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम, अब एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीरियड नहीं ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या है, इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। दिस इज ड्यू टू, ये किस वजह से, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड द एक्सपीरियंस लेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, और या फिर जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो एक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, एक में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन बच्चों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें और पढ़ने हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं, ये है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, और यहाँ पर होते हैं बहुत सारे एक्सेप्शंस। क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस, यानी कि अपवाद। तो वही अपवाद हमें पढ़ने हैं, क्योंकि ये तो कोई भी पढ़ लेगा, है ना, कि लेफ्ट से राइट में ये होता है, टॉप से बॉटम में आयनाइजेशन सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन हमें एक एक पीरियड और एक एक ग्रुप में क्या पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें पता चल सके कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शन है, ठीक। चलिए बच्चों, तो पहले आपको इतना नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज या रेडियस, हम जिसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। सिंपली यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी अगर साइज बढ़ेगा, है ना। साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि यानी कि अगर साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जब हम आते हैं तो साइज क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। साइज बढ़ता है ना। फ्लोरीन अगर इतना है तो क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, इस तरीके से साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बच्चों, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप ऐसा लिख सकते हो इसको बच्चों, कि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक,
टू द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट के। दैट इज हायर द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, इसका मतलब है एटॉमिक साइज एलिमेंट का एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी कम उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जितना कम साइज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक, एज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगी आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन की, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस, इंक्रीज हो जाएगी। तो द अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस एंड द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्स भी डिक्रीज हो जाएंगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात थी। हमने कहा कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब साइज बढ़ता जाता है जिस वजह क्यों साइज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से जो क्या है इनका डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। न्यूक्लियस से इनका डिस्टेंस क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, जिस वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो भी क्या हो रही हैं? डिक्रीज हो रही हैं, जिस वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का जो क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साइज के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और स्क्रीनिंग। शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्क्रीनिंग है वो उसके बारे में बात करते हैं। ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेसर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो शील्डिंग इफेक्ट अब अगर ज्यादा होता है यानी कि सिग्मा अगर ज्यादा होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? कम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट एक ही बात है, दोनों बोले या एक ही बात है? ठीक है, दोनों। यानी कि जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है या इसका क्या है जो एक्चुअल अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ जाती है न्यूक्लियस की, जिस वजह से उसके क्या होते हैं जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जब बढ़ जाते हैं तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाली, जिससे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो टेंडेंसी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल देखो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से क्या होता है? देखो जेड इफेक्टिव का बढ़ना यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आएंगे ना न्यूक्लियस के, आएंगे यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से जो उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ पर देखो, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होता है अगर, तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर कम होंगी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अगर कम होगी बच्चों तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ठीक है, तो ऐसे दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट से हम रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आप नोट कर लो बच्चों, और ये जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हम जानते हैं जिसे हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। और इनकमिंग यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके लिए अट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एज अ रिजल्ट लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक,
यानी कि हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर क्या है, ज्यादा है, अगर क्या है, ज्यादा है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी कि ज्यादा होगा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि ये इसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों की न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। चलिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमको पता है ही। अब देखो, स्टेबल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, यानी कि किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन अगर क्या है, स्टेबल है, क्या है, स्टेबल है। जैसे कि हमारी नोबल गैसेस होती हैं, तो नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं हमारी नोबल गैसेस? ये सारी हमारी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। तो इनके बच्चों क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक, लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड हेंस लोअर द वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि जिसकी भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी, ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वालों की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इनकी क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही कम है, तो जो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो भी तो कम हो जाएगी, है ना, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि बच्चों सिंपल सी अगर हम बात करें, स्टेबल अगर कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो यहाँ पर है दिया हुआ है, देखो, कंप्लीटली फिल्ड शेल, जो KLMN शेल है, ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, यानी कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा कम होगी। ठीक, अब ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड सबशेल। अगर कोई सबशेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड हो, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो, पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो, इस तरीके से अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है जहां पर सब शेल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, सब शेल्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फिर बात करते हैं जहां पर हाफ फिल्ड सबशेल्स हो जाए, यानी कि एस में क्या है, वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हाफ हो तो एक ही हो। पी में 12 इलेक्ट्रॉन होते, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाफ फिल्ड, यानी कि हाफ फील्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड का मतलब है 5 ही हो। एफ में 7 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाफ फील्ड का मतलब है कि इसमें कितने हो, 7 ही हो। तो भी ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन पार्शियली फिल्ड सबशेल्स होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी एलिमेंट आपको दिया हुआ है, कोई भी एटम आपको दिया हुआ है, साथ में कोई नोबल गैस दी हुई है, तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या होगी, कम ही होगी, अगर वो कोई फुली फिल्ड नहीं है या कुछ वैसा नहीं है। ठीक है, बाकी तो ये वैल्यूज हमें देखनी पड़ती हैं। लेकिन बच्चों अगर नोबल गैसेज है तो आप देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज क्या होती है, लोअर होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, स्टेबल होती है। ठीक, चलो, तो ये 2 पॉइंट भी हमारे क्लियर हो गए हैं, इन 2 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए, तो एक क्वेश्चन है बच्चों, जो आपका होमवर्क है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बताना है और ये आपको घर से करके आना है। ठीक,
अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऐसा नहीं कि आप कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेफ्ट टू राइट, ये एक पीरियड में है, ठीक। पीरियड में जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, देखो पीरियड में हमने क्या पढ़ा, सिंपल यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट से राइट में, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ऑर्डर तो ये आना चाहिए था, ऑर्डर तो ये आना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता, ये ऑर्डर नहीं होता बच्चों। ये क्या हो जाएगा, अगर आप इस तरीके से करते हो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तो ऑर्डर होता ही नहीं है, ठीक। तो इसका ऑर्डर कुछ और होता है, जैसे बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होती है, नाइट्रोजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, और नियॉन की तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। अगर इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा कैसे हो सकती है, ये तो इन यहाँ पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो इसी की है, यानी कि इसको तो सबसे पहले आना चाहिए, है ना। तो ऑर्डर तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि नियॉन पहले आना चाहिए, उसके बाद हमें चेक करना है बेरिलियम आएगा, नाइट्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कौन सा एलिमेंट आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, आपको इसमें बताना है कि ऑर्डर क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक। चलिए बच्चों, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी हम करेंगे अपने आने वाले अगले सेशंस में, और जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं, पीरियड है, उनके सबके क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हमें पढ़ना है, क्योंकि वहां पर जो है कई सारे एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं, ठीक। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।